जय हिंद बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत शानदार सा टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसको जब हम समझेंगे इसके बाद जो आपकी गॉस थ्योरम है और उसकी एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो है वो नॉर्मली पास करें। कैसे पास करें? नॉर्मली पास करें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इनके नंबर्स को ही, जितनी लाइनें पास कर रही है, जितनी लाइनें पास कर रही है उन लाइंस के नंबर्स को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे ये मेरे पास एक बुक है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के पहले, फ्लक्स का फॉर्मूला समझने के पहले आपको एरिया समझना पड़ेगा कि एरिया क्या होता है। एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है तो आप जनरली समझेंगे। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे एक बुक है, तो ये जो नोटबुक है, इस नोटबुक के ऊपर अगर मैं यहां से लाइट इंसिडेंट करता हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा ये जो रहता है हमारे लिए सिरदर्द रहता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स को एक्चुअल में समझना तो कैसे हम समझेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये आपका सरफेस है। ठीक है, ये इसका एरिया है, ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ है इसके पास। इसका एक एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, क्या होगा? एरिया वेक्टर। जैसे वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी के पास भी होती है और वेक्टर के पास भी होता है, पर वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस ये होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है। तो इसके पास डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल इसका क्या रहेगा? एरिया वेक्टर रहेगा। तो ये जो मार्कर है ये इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर। तो ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे। ये सरफेस के क्या होता है? हमेशा नॉर्मली होता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड कि जैसे सामने से मैं एक टॉर्च से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करता हूं, तो लाइट इंसिडेंट करने पे क्या होगा? लाइट इंसिडेंट करने पे मान लो एक लाइन यहां आई, लाइट मैंने इंसिडेंट करी तो बहुत सारी जो लाइट के पार्टिकल्स है उसके ऊपर गिरेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट जो इसको पास करके जाएगी। ठीक है, कब पास करके जा रही है? जब सरफेस इंसिडेंट लाइट के क्या है? परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर सरफेस है, उस कंडीशन में मैक्सिमम लाइट जो है इससे पास होकर जा रही है। और उसी समय, उसी टाइम पे जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर में ये सरफेस परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर पैरेलल है। मतलब लाइट इधर से आ रही है और ये एरिया वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो इस कंडीशन में इस एरिया वेक्टर और जो लाइंस आ रही हैं, लाइट के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। किसका? एरिया वेक्टर और लाइंस का। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इस सरफेस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज करने पे इसकी डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो लाइट आ रही है वो इसको पास करके नहीं जा रही है, वो ऊपर से निकल जा रही है और नीचे से निकल जा रही है। इसका मतलब इससे कोई लाइट पास नहीं हो रही है। इसी टाइम पे जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो गया? अब वो इसके नॉर्मली, यानी कि इसके परपेंडिकुलर हो गया। मतलब यहां से लाइट आएगी, उस लाइट के लिए ये जो एरिया वेक्टर है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर यानी कि एरिया की डायरेक्शन, एरिया के वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन चेंज करने पे लाइट जो पास हो रही थी वो इससे लाइट पास होना कम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम लाइट कब पास होगी? जब एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस के बीच का एंगल जो रहे 0 डिग्री रहे, या सरफेस कैसा रहे? सरफेस इसके परपेंडिकुलर रहे, मैक्सिमम लाइट से पास होगी। आप थोड़ा सा भी इसको इंक्लाइन करते जाते हैं और जो लाइन से वो इससे पास होना कम होती जाती है। और जैसे ही ये एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए और सरफेस कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए, उस कंडीशन में से लाइट पास बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है?
आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको वेक्टर ही याद रखना है। अब देखिए एक सरफेस है, इस तरीके से डायग्राम आपको दिख रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और इसको पास करके निकल रही है। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इसको पास करेगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी लाइन ने किसी सरफेस को पास करेगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब एक फॉर्मूला इसका बनेगा, तो इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका फाई, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और ई लगा देते हैं, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। अगर यहाँ पे हम बी लगा देंगे, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे तो वहां पे हम बी लगा देंगे, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं इसलिए क्या लगाएंगे, ई। तो फाई ई हो जाएगा आपका, फाई का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अगर ए आपने कंसीडर किया, छोटा सा एरिया कंसीडर किया, तो ई इंटू ए हो जाएगा आपका। आप चाहो तो यहाँ पे डी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, डी लगा सकते हो ना, जहां कहां पे लगा सकते हो, जाओ डी की बात करो तो डी फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाइव। ओके, तो डी फाइव इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। एरिया आपने डी ए लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया उस कंडीशन में, ठीक। टोटल एरिया लिया, ये सरफेस जो है इसका अगर आपने थोड़ा सा एरिया लिया तो डी ए से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा डी फाई हो जाएगा। अगर आपने टोटल एरिया लिया तो आपका फाई इक्वल्स टू इंटू ए हो जाएगा, नहीं, फ्लक्स इंटू एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ओके, अगर आपका ये कंसीडर करने पे डिपेंड करता है, अगर आपने इसको डीएस माना, डीएस कंसीडर, आपने सरफेस का जो एरिया है, सरफेस का एरिया अगर आपने ए कंसीडर किया तो ए लिखना है, एस कंसीडर किया तो एस लिखना है, ठीक है। तो डी फाई के लिए ए इंटू डी एस और सिर्फ फाई के लिए ए इंटू एस, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स रहेगा, ये किसी भी स्मॉल एरिया से रिलेटेड डी फाई ही रहेगा, है ना, फ्लक्स। थोड़े से एरिया से रिलेटेड फ्लक्स कितना रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा एरिया से रिलेटेड फ्लक्स जो रहेगा वो टोटल फ्लक्स अपन निकालेंगे, टोटल एरिया, लेकिन ये किसी एलिमेंट का एरिया हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रहेगा। बाकी फॉर्मूले को अपन डिपेंड करता है आपने क्या कंसीडर किया। अगर आपने एस कंसीडर किया तो एस ले लीजिए, अगर आपने ए कंसीडर किया तो आप ए ले लीजिए, ठीक। अब एक फॉर्मूला और अपन यहां पे देख रहे हैं, इफ एरिया वेक्टर एस मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अगर ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ये एरिया का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगर आपसे बोला जाए कि किस फॉर्मूले को आपको मैक्सिमम याद रखना है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसी फॉर्मूले को याद रखें। अगर थीटा गिवन है तो कोस थीटा लगाइए, और थीटा गिवन नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट नॉर्मल से फॉर्मूला लिख सकते हो, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ओके, चलिए इसके स्पेशल केसेस, अब कोस थीटा है तो दो केसेस हम यहाँ पे बनने में तीन बन जाएंगे, लेकिन हम दो केस इसके स्टडी कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, किस किस के बीच का एंगल है, तो ये थीटा है ई के बीच का और एरिया के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है, ठीक। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हम यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है फाई ई इक्वल्स टू ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पे जो आपका फ्लक्स आएगा, फ्लक्स हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इसको बोलेंगे मिनिमम फ्लक्स। सेकेंड कंडीशन है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा क्या रख दे, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पे क्या रखने पे क्या जाएगा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी फाई ई इक्वल्स टू ई ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो जैसे आप cos 0 की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा ई ए, ठीक, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ।
अब इसमें हम जो है और क्या निकाल सकते हैं, तो यदि हमसे पूछ ले जाए इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी हम लिख देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से। ना नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स में सब मिल जाएगा। देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए φ इक्वल्स टू होता है E इंटू ए, आपने लिखा इसकी अगर यूनिट निकालनी है एसआई यूनिट सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में, तो E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी होती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। इसकी होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट इंटू मीटर। तो कोई सी भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, न्यूटन के लिए यूज करते हैं हम AML-T-2। डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट एक बार में लिख दीजिए, नहीं याद हो तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। कूलम का होता है A इंटू टी इंटू यहाँ से मीटर स्क्वायर के लिए जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, ये इसके डायमेंशन सिंबल होते हैं। चलो यहां से देखिए, कैलकुलेट कीजिए। m कितनी बार है, m सिर्फ एक बार, इसकी पावर 1, l की पावर 1 और l की पावर 2, l की पावर 3, t की पावर -2 और t की पावर ये +1 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।